बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इसराइल को जुलानी ने जंग की धमकी दे डाली है, लेकिन इसराइल विध्वंस के पीछे हटने को राजी नहीं है। क्या जुलानी का जिहाद सिर्फ मुस्लिम सत्ता विरोध तक सीमित था, और अब जब हमला विदेश से हो रहा है तो उनकी चुप्पी क्यों? कुछ ऐसे ही सवाल सीरिया से खड़े हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर राष्ट्रपति भवन के आसपास भीषण हवाई हमले किए गए हैं, यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय, सैन्य ठिकानों और अन्य अहम केंद्रों को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब दक्षिण सीरिया के सुएदा इलाके में शिया सुन्नी की जंग छिड़ गई थी। ड्रुज समुदाय के बचाव के लिए इसराइल ने इन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी घटनाक्रम के बीच सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद अल जुलानी ने देश के नाम एक संबोधन जारी किया। जुलानी ने साफ शब्दों में कहा है कि वे उन लोगों में से नहीं हैं जो जंग से डरते हैं। उन्होंने इस हमले को सीरिया की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और चेतावनी दे डाली कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार पीछे नहीं हटेगी। सवाल है कि क्या सिर्फ चेतावनी से काम चलेगा? अगर संप्रभुता पर हमला है तो सीरिया बदला क्यों नहीं ले रहा, और सीरियाई सेना क्यों आखिरकार उस क्षेत्र से हट रही है जहां पर इस्राएली फोर्सेस बमबारी कर रही हैं? जुलानी ने कहा है, हम अपना जीवन चुनौतियों का सामना करने और लोगों की हिफाजत करने में बिताया है। हम विनाश नहीं विकास चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को ललकारा गया तो हम भी जवाब देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीरिया में ड्रुज समुदाय को किसी बाहरी ताकत के हवाले नहीं किया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सवाल है कि जिस मोहम्मद जुलानी की अगुवाई में एसटीएस के लड़ाकों ने जिहाद के नाम पर और हथियारों के बल पर असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, उनकी आवाज इसराइल के सामने नहीं निकल रही है। जिन ट्रंप के सहारे वे सीरिया को नई दिशा की ओर ले जाना चाह रहे थे, वही ट्रंप इन हमलों पर अब कुछ नहीं बोल रहे। इसराइल ने दावा किया है कि वह सीरिया में ड्रुज समुदाय की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सीरिया का कहना है कि इसराइल इस संघर्ष का फायदा उठाकर उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जुलानी ने इसराइल पर आरोप लगाया कि वह सीरिया को भीतर से तोड़ना चाहता है, लेकिन उनका देश हर मोर्चे पर डटा रहेगा। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सुएदा में हुई झड़पों में अब तक 169 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी की चपेट में आए इलाकों में अब भी तनाव बना है। ऐसे में इसराइली हमले आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जुलानी ने ड्रुज समुदाय को विशेष तौर पर भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ड्रुज लोग इस देश के साझेदार हैं और किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि मोहम्मद जुलानी ने इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन तक नहीं लिया। जुलानी सीरिया में राष्ट्रपति के तख्त पर बंदूक के जरिए बैठे हैं। सवाल है कि इसराइल सीरिया के अंदर उनके मंत्रालय पर हमला कर रहा है और जुलानी सरकार की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जा रही। जुलानी ने इसराइल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया है और सीधे तौर पर कोई नाम भी नहीं लिया। सीरिया में एक और भीतरी संघर्ष, दूसरी ओर इसराइली हमले और बीच में फंसे आम नागरिक। ऐसे हालात में जुलानी की भूमिका सिर्फ एक अंतरिम राष्ट्रपति की नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले नेता की बनती जा रही है। अब देखना यह है कि यह जंग सियासी मोर्चे पर लड़ी जाएगी या फिर सीमा पार से आती मिसाइलें इसे और खून खराबे की ओर ले जाएंगी। इजराइल इस समय ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देशों के साथ जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपने ही देश के अंदर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां तक कि इस्लामिक देशों के साथ जंग लड़ने के चलते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को एक बड़ा झटका भी लगा है। खबर यह है कि उनकी गठबंधन सहयोगी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शाक्स पार्टी ने कैबिनेट से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये फैसला सरकार के अंदर बढ़ते मतभेद और धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने पर असहमति के चलते लिया गया। शास पार्टी ने एक बयान में कहा, शास प्रतिनिधि को अब ऐसा लगता है कि हम अब सरकार में बने नहीं रह सकते और उसका हिस्सा नहीं हो सकते। अभी स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ जाएगी या फिर नहीं। शास पार्टी के बाहर होने के बाद नेतन्याहू के गठबंधन के पास अब 120 सदस्य कनेसेट में सिर्फ 50 सीटें बचती हैं।
शास पार्टी से पहले एक और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सहयोगी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडिसम ने भी सैन्य सेवा छूट पर नाराजगी जताते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। धार्मिक छात्रों की सैन्य सेवा से छूट लंबे समय से विवाद का विषय रही है, लेकिन हमास के साथ 21 दिन से जारी युद्ध के बीच ये मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया। कई इजरायली नागरिकों का मानना है कि देश की रक्षा का बोझ समान रूप से सभी को उठाना चाहिए, जबकि धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को छूट देना अन्यायपूर्ण है। शास पार्टी इजरायली राजनीति में दशकों से किंग मेकर की भूमिका निभाती रही है और कई सरकारों का गठन उसकी मदद से हुआ भी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सरकार को गिराने की कोशिश करेगी या नहीं। कुछ कानूनों पर सरकार के साथ मतदान भी कर सकती है, यानी तकनीकी रूप से भले ही वह कैबिनेट से बाहर हो गई हो, लेकिन पूरी तरह से विरोध में नहीं जाएगी। आपको बता दें 27 जुलाई से कैनेसेट 3 महीने के अवकाश पर जा रही है। इसका मतलब है नेतन्याहू के पास अगले 3 महीने का वक्त है, जिस दौरान संसद में कोई बड़ी विधायी गतिविधि नहीं होगी। इस दौरान वे बागी पार्टियों को दोबारा सरकार में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। नेतन्याहू अगर शास और यूटीजे को भी मनाने में नाकाम रहते हैं तो सरकार को अल्पमत में काम करना होगा, जिससे कोई भी अहम कानून पास कराना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो नेतन्याहू सरकार गिर भी सकती है। इससे इजराइल में फिर से समय पूर्व चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से नेतन्याहू की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है वो टलता है या फिर एक खतरा एक बड़ा रूप ले लेता है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी,